तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GK बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 5 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। साहित्य में 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जॉन फॉसे, है ना। तो दोस्तों जॉन फॉसे हैं, ये नॉर्वे देश के हैं। इनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और 2021 में दोस्तों अब्दुल रज्जाक गुन्नाह को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर आप सभी जानते हैं। और भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। चलिए तीसरा क्वेश्चन है। भारत सरकार ने UIDAI के प्रमुख का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो राइट आंसर है दोस्तों 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्रिकेट विश्व कप 2023 का उद्घाटन मैच किस स्टेडियम में खेला जा रहा है? तो राइट आंसर है दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। चलिए आगे चलते हैं। कहाँ पे है दोस्तों ये स्टेडियम? तो आप बताएंगे गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। विश्व शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अब हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। तो दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों अभी वन लाइनर क्वेश्चन और रह गए हैं, अभी देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन आता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो मुनीष कपूर जी को नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है दोस्तों? मुनीष कपूर जी को नियुक्त किया है। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने एशियाई खेलों के किस गेम में स्वर्ण पदक जीता है? तो स्क्वैश में। किस में जीता है दोस्तों? स्क्वैश में। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू, है ना, स्क्वैश गेम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं दोस्तों। पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ट्रेवल मार्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राइट आंसर है नई दिल्ली में। कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में। 8वां क्वेश्चन आता है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया है? तो दिनेश खारा जी हैं। कौन है दोस्तों? दिनेश खारा जी हैं। चलिए स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 को स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में, देखते हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? राइट आंसर बताएंगे। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुनीष कपूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। क्रिकेट विश्व कप 2023 का उद्घाटन किस स्टेडियम में खेला जा रहा है? राइट आंसर है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल तो दोस्तों दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने स्क्वैश में, किसमें दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, स्क्वैश में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ट्रेवल मार्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। भारत सरकार ने UIDAI के प्रमुख का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो राइट आंसर है दोस्तों 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। विश्व शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है?
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दिनेश खारा जी। चलिए अब चलते हैं हम दोस्तों डिटेल वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। डिटेल वाला पहला क्वेश्चन आता है, एशियन गेम्स 2023 नीरज चोपड़ा ने जीता लगातार दूसरा एशियन गोल्ड, है ना। तो भारतीय जो नीरज चोपड़ा हैं, इन्होंने दोस्तों एशियन गेम्स 2023 में पुरुषों की भाला फेंक फाइनल में गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल किया है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगझोऊ में इसका आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे नीरज चोपड़ा जी ने स्वर्ण पदक जीता और किशोर कुमार ने रजत पदक जीता है। साथ ही हम आपको बताएं तो इसमें दोस्तों नीरज चोपड़ा ने 88.88 मीटर के थ्रो के साथ अपना स्वर्ण पदक जीता है और 87.70 के साथ, कितने दोस्तों, 87.70 के साथ किशोर कुमार ने रजत पदक जीता है। दोनों इंडियन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एशियन गेम्स 2023 में 4x400 मीटर रिले में भारत की पुरुष टीम ने जीता गोल्ड मेडल। देखिए भारतीय पुरुष 4x400 मीटर रिले टीम में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीत लिया है। मोहम्मद अनस याहिया, आमोद जैकब, मोहम्मद अजमल वारियाथोड़ी और राजेश रमेश की चौकड़ी ने कमाल कर दिया और 4x400 मीटर रिले में भारत को 61 साल बाद स्वर्ण पदक दिलाया है। कितने साल बाद दोस्तों? तो 61 साल बाद। दोस्तों पहली बार देखिए जो 400 मीटर रिले टीम ने यहाँ एशियाई खेलों में इतिहास रचते हुए जकार्ता में 1962 के संस्करण के बाद पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। तो एशियाई खेल 1962 में कहाँ हुए थे? तो इंडोनेशिया जकार्ता में हुए थे और पहली बार वहाँ पे 400 रिले में गोल्ड मेडल जीता गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। सितंबर 2023 भारत की डीजल निर्यात में यूरोप में भारी वृद्धि। देखिए आपको बता दें कि सितंबर 2023 में भारत ने यूरोप में अपना डीजल निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, जो वर्ष के लिए अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। सितंबर में यूरोप को भारत का डीजल निर्यात 3,33,000 बैरल प्रति दिन का है और दोस्तों जो अगस्त में 47% की पर्याप्त वृद्धि दर्शाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बातचीत करते हैं। कोका कोला इंडिया ने छोटे पैक के लिए 100% पुनर्विनिर्माण पीईटी बोतलें पेश की है। देखिए दोस्तों बेवरेज कंपनी है जो कोका कोला इंडिया ने बुधवार को महत्वपूर्ण घोषणा की कि अपने प्रमुख कोका कोला ब्रांड के लिए पूरी तरह से पुनर्निर्वीकरण पीईटी बोतलों के लॉन्च के लिए इसके साथ ही दोस्तों नवीनतम पर्यावरण सामर्थ्य पहल का आवागमन किया है। देखिए इस पहल का पर्यावरण और भारतीय उपभोक्ता बाजार दोनों पर सकारात्मक प्रभाव होने की उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। सिक्किम में दोस्तों आप देख सकते हैं इमेज, बहुत ही बाढ़ ग्रस्त हो चुका है सिक्किम राज्य। सिक्किम में दोस्तों ग्लेशियर झील फटने से मची तबाही। देखिए हाल ही में सिक्किम में 4 अक्टूबर को अचानक आई बाढ़ के कारण कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है और बड़ी संख्या में लोग घायल और लापता हैं। ये विनाशकारी बाढ़ तब आई जब हिमालय के ग्लेशियर के धीरे धीरे पिघलने से बनी है और दोस्तों ग्लेशियर झील अप्रत्याशित रूप से ओवरफ्लो हो गई, जिससे तीस्ता नदी बेसिन जलमग्न हो गया है। तो आप ये भी जान सकते हैं कि तीस्ता नदी भारत में कहाँ से निकलती है? तो सिक्किम राज्य से निकलती है और सिक्किम भारत का सबसे छोटा जनसंख्या में राज्य है। चलिए इस विनाशकारी घटना के परिणाम स्वरूप चुंगथांग बांध का विनाश हुआ, जो सिक्किम की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना का एक महत्वपूर्ण घटक है। और दोस्तों राजमार्गों, गांवों और कस्बों को काफ़ी इसमें नुकसान हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे कभी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, हाल ही का क्वेश्चन है। चलिए अभी आप देख सकते हैं जलवायु परिवर्तन में सालाना हो रहा 300 अरब डॉलर का नुकसान। देखिए दोस्तों कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की द्विवार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक
प्राकृतिक आपदा और जलवायु परिवर्तन की वजह से मौजूदा समय में मूल अवसंरचना क्षेत्र को दुनिया में हर साल औसतन क्षति 301 से 330 अरब अमेरिकी डॉलर की हो रही है। CDRI ने एक द्विवार्षिक रिपोर्ट जारी की है जिसमें जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के बिगड़ते प्रभाव के कारण वैश्विक बुनियादी ढांचे में खतरनाक वार्षिक नुकसान का प्रभाव डाला गया है ना। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बन सकता है, तो बिल्कुल आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों साथ ही हम आपको बता दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही हम वीडियो आपके लिए डेली लेकर आते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। चलिए आगे चलते हैं। HAL वायुसेना को सौंपेगा पहला लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, है ना। तो HAL मतलब फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये आपको याद रखना है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में पहला हल्का लड़ाकू विमान LCA तेजस शामिल हुआ है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, तो आपको ये क्वेश्चन और मिल गया यहाँ से कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? तो VR चौधरी जी हैं। कौन है? VR चौधरी, जो 4 अक्टूबर को बेंगलुरु में 2 सीटों वाले एक विमान LCA तेजस को सौंपा है। चलिए देखिए, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। भारतीय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पड़ेगा? तो बेंगलुरु में पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, बातचीत करते हैं। आदित्य पुरी बने डेलॉयट के वरिष्ठ सलाहकार। देखिए HDFC बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और CEO आदित्य पुरी डेलॉयट टोचे तोमात्सु इंडिया LLP ने वरिष्ठ सलाहकार के रूप में शामिल किया है ना। डेलॉयट ने दोस्तों एक बयान में कहा कि पुरी अपनी विशेषज्ञता और अनुभव का इस्तेमाल वित्तीय सेवा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी आधारित बदलाव लाने और पूरे भारत में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जाने वाली पहलों में मदद करेंगे। पुरी को दोस्तों 1994 में HDFC बैंक का CEO नियुक्त किया गया था। वह 26 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। बहुत ही इनका लंबा कार्यकाल चला है। और दोस्तों सॉफ्ट बैंक इंडिया के पूर्व CEO मनोज कोहली को वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त करने की घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट है, आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं। अर्जुन मुंडा ने दोस्तों देहरादून में चौथे EMRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। देखिए केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री है अर्जुन मुंडा ने दोस्तों देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में 3 अक्टूबर 2023 को चौथे EMRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी ने किया और महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून, ये भी आपको याद रखना है कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पे है? तो देहरादून में। एकलव्य विद्यालय संगठन समिति उत्तराखंड इसकी मेज़बानी कर रहा है। तो किसने उद्घाटन किया है दोस्तों? अर्जुन मुंडा जी ने, जो कि जनजातीय कार्य मंत्री हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट है तमिल लेखक अंबाई को मिला टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो कौन है तमिल लेखक? अंबाई, है ना, अंबाई नाम है इनका। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। देखिए कोयम्बटूर में CS लक्ष्मी के रूप में जन्मी, देखिए इनका बचपन का नाम है CS लक्ष्मी। CS लक्ष्मी के रूप में जन्मी तमिल लेखक अंबाई को प्रतिष्ठित टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मानित पुरस्कार दोस्तों भारतीय लेखन और साहित्य की दुनिया में निरंतर उत्कृष्ट योगदान की मान्यता में प्रस्तुत किया जाता है। इससे पहले अनीता देसाई, मार्क टुली, अमिताभ घोष, रस्किन बॉन्ड और गिरीश कर्नाड जैसे प्रसिद्ध लेखकों को यह सम्मान मिल चुका है। ये भी आपको याद रखना है। एक बार और देख लेते हैं। देखिए इससे पहले दोस्तों जो अभी अंबाई जी को मिला है हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और उनके पहले अनीता देसाई, मार्क टुली, अमिताभ घोष, रस्किन बॉन्ड
और गिरीश कर्नाड जैसे प्रसिद्ध लेखकों को यह सम्मान मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। मुनीष कपूर बने आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में मुनीष कपूर की नियुक्ति की घोषणा की है। यह महत्वपूर्ण नियुक्ति श्री कपूर को केंद्रीय बैंक के भीतर एक प्रमुख नेतृत्व की स्थिति में लाती है। कार्यकारी निदेशक की भूमिका में पदोन्नति से पहले मुनीष कपूर ने मौद्रिक नीति विभाग के भीतर सलाहकार प्रभारी का पद संभाला। इसके अतिरिक्त दोस्तों इन्होंने मौद्रिक नीति समिति के सचिव के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने देश की मौद्रिक नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलिए आरबीआई के बारे में बात कर लेते हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 1 अप्रैल सन 1935 को इसकी स्थापना हुई है। और इसका जो किस समिति ने की सिफारिश पर की गई थी? तो यंग हिल्टन समिति। बताएंगे आप? यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जी हैं। कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। पहले भारतीय गवर्नर कौन है? तो पहले भारतीय गवर्नर आएंगे सीडी देशमुख। तो दोस्तों पहले भारतीय गवर्नर कौन आएंगे? सीडी देशमुख। और आरबीआई के पहले गवर्नर अगर बोला जाए तो अंग्रेज गवर्नर थे। कौन थे? ऑसबर्न स्मिथ। कौन थे दोस्तों? ऑसबर्न स्मिथ। ये भी आपको याद रखना है। स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो 1 अप्रैल को स्थापना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बेंगलुरु में इस सप्ताहांत आयोजन होगा 2 दिवसीय साहित्यिक महोत्सव। देखिए दोस्तों, न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन 7 से 8 अक्टूबर 2023 को बेंगलुरु के यमलूर में नीव एकेडमी में होने वाला है। इस वर्ष दोस्तों इस कार्यक्रम का थीम है व्हाट इज़ चाइल्डहुड विदाउट स्टोरीज। क्या है दोस्तों? व्हाट इज़ चाइल्डहुड विदाउट स्टोरीज। और महामारी के बाद दोस्तों बच्चों के जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। वे अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वैश्वीकरण, मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों, बदलते मूल्यों और कई अन्य कारकों जैसे मुद्दों में जूझते हैं। नतीजतन त्यौहार इन परिवर्तनों को संबोधित करने और प्रतिक्रिया देने का प्रयास करता है। इस दोस्तों न्यू साहित्य महोत्सव 2017 में शुरू किया गया था। इसके बाद 2018 में न्यू बुक अवार्ड की शुरुआत हुई। लक्ष्य साधारण बच्चों की पुस्तकों को खोजना और प्रस्तुत करना था, जो भारतीय अनुभवों और कहानियों के आसपास केंद्रित है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। बेंगलुरु में इस सप्ताह, ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा। आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड हल्दी उत्पादन के विकास और गुणवत्ता में महत्वपूर्ण एक कदम है। देखिए, भारत सरकार ने हल्दी बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है, जो देश में हल्दी और हल्दी उत्पादनों के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। हल्दी की खेती मुख्य रूप से आप देख सकते हैं कौन कौन से राज्य में होती है। तो पहले होती है तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और गुजरात। ये जो राज्य हैं दोस्तों, इसमें हल्दी की खेती की जाती है। और दोस्तों भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता और निर्यातक देश है ना। भारत विश्व का हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता, देखिए उत्पादन भी करता है, उपयोग भी करता है और निर्यात भी करता है। और वैश्विक हल्दी बाज़ार में इसकी 62% हिस्सेदारी है। कितने प्रतिशत? 62% हिस्सेदारी है। 2022-23 के दौरान बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका और मलेशिया को 1.534 लाख टन हल्दी और 207.45 मिलियन डॉलर के उत्पादों को निर्यात किया है। तो दोस्तों बोर्ड की केंद्रित गतिविधियों के साथ यह उम्मीद की जाती है कि हल्दी निर्यात 2030 तक 1 बिलियन रुपए तक पहुंच जाएगा।
तो आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। केंद्रीय कर्मियों के लिए जनरल पीएफ पर ब्याज दर की घोषणा। देखिए दोस्तों, सरकार ने सरकारी कर्मचारी के पीएफ पर ब्याज दरों को बरकरार रखा है। वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर तिमाही के लिए ब्याज की दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों जनरल प्रोविडेंट फंड, जीपीएफ शॉर्ट फॉर्म है। 7.1% की दर से ब्याज दिया जाएगा, है ना, ये आपको याद रखना है। बस आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को दबा के सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।